हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एकेडमी बाय लव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में फार्मर्स का, जो फार्म लॉज बनाए गए हैं इंडिया में, उसके खिलाफ। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि वो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो इस मुद्दे के ऊपर अभी ज़्यादा नहीं जानती कुछ, जिसको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज इसके बारे में नहीं है, उसको पता चले कि आखिर में हो क्या रहा है, कहाँ सरकार गलत है, कहाँ सरकार ठीक है, सरकार का विजन क्या है इन लॉज के पीछे, क्यों सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉज हैं, ये जो कानून हैं, ये फॉर्च्यून लेकर आएंगे, गुड फॉर्च्यून लेकर आएंगे फार्मर्स के लिए, मतलब एक अच्छा भविष्य लेकर आएंगे। और क्यों फार्मर्स इसके खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों हमारी जनरल पब्लिक, जो हमारी जनता है, वो दो भागों में बढ़ चुकी है। एक जनता समर्थन कर रही है सरकार का कि सरकार के ये कानून बहुत अच्छे हैं, तो दूसरी जनता किसानों का समर्थन कर रही है कि अगर किसान ये कह रहे हैं कि ये कानून खराब है, तो ज़रूर इसमें कुछ खराबी होगी, तभी तो किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, साथ में द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। आगे अगर देखते हैं कि ये सितंबर से ये प्रोटेस्ट चल क्यों रही है, ये सितंबर से प्रोटेस्ट इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारे, अगर मैं आपको टाइमलाइन बताने बैठूँ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप बस बेसिकली समझ लीजिए कि सरकार ने इन लॉज को अपोजिशन के, जो इतना ज़्यादा वो अपोज कर रहे थे, उसके बावजूद भी इसको पास करा, वॉइस नोट के हिसाब से, वॉइस वोटिंग के हिसाब से, तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इसको अपनी इनेक्टमेंट दे दी। हरियाणा और पंजाब में ये फार्मर्स बहुत ज़्यादा अपनी स्टेट सरकार से लड़ने के बाद, अपनी जो पुलिस है उनसे लड़ने के बाद, ये अब दिल्ली की तरफ पहुँचे हैं और दिल्ली में भी इनको पुलिस का सामना करना पड़ रहा है, दिल्ली पुलिस का। अभी रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर ये दिल्ली चलो आंदोलन के अंदर ये लोग दिल्ली में अब घुस चुके हैं। अब इनकी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है और सरकार ने भी इनसे बात करने के लिए अब हाँ कर दिया, और थोड़े दिनों में ट्यूसडे या मंडे, आज के दिन या फिर कल ट्यूसडे को हो सकता है कि सरकार इनसे कोई स्पोक्स पर्सन भेज के बात करे। बात करते सबसे पहले कि अगर हमें समझना है कि क्यों इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया है, कि फार्मर्स की प्रॉब्लम देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत बहुत टाइम पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो भारत की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में बना रहा हूँ मैं ये, ताकि इसको कोई भी देख के समझ सके, और मेरा सिर्फ बेसिक मतलब सिर्फ यही है कि आप ये समझ सके कि कहाँ ये लॉस ठीक हैं और कहाँ ये लॉस गलत है। सरकार का विजन क्या सच में एक अच्छा विजन है या सिर्फ एक धोखा है। बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडियन एग्रीकल्चर भारत में 50% टोटल वर्कफोर्स को काम देने वाला सेक्टर है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। भारत के अंदर 50% वर्कफोर्स में कोई काम देता है, और हमारे जीडीपी में ऑलमोस्ट 18% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर से आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में हुआ, वो बहुत बड़ी एक देन साइंटिस्ट की थी, तो साथ साथ में किसानों ने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो किसानों की बात करना बिल्कुल लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है। देश में अगर जवान जितना इम्पोर्टेंट है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट किसान है, बाद में सब कुछ। जवान और किसान दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में जब हुआ, तो उसी के बाद से भारत फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हुआ। जो दूसरे देश हमें फूड ग्रेन सप्लाई करते थे, वो हमारी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते थे, तो हम एक तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, वो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हुई। ये सब काम हमारे फार्मर्स की वजह से हुआ। तो हमारे फार्मर्स की हर प्रॉब्लम को हमें ढंग से देखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ देखने के लिए मीडिया में जाएंगे, तो मीडिया आपको सिर्फ एक ही साइड दिखाएगा, जो है प्रो गवर्नमेंट है। वो सिर्फ गवर्नमेंट को सही बताएगा। अगर एक सिख सरकार का साथ देता है, तब वो सिख कहलाता है। लेकिन अगर एक सिख अपना हक के लिए बात करता है और वो सरकार के खिलाफ बात करता है, तो वो खलिस्तानी बन जाता है। तो आपने देखा है टीवी में, क्या आपको दिखाया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो भी है वो एंटी नेशनल है, वो खलिस्तानी है, वो एक कह सकते हैं हम कि टेररिस्ट है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़े, फैक्ट्स के ऊपर जाएं। सब कुछ बहुत सिंपल है, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आगे बात करते हैं कि जो इतना बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, थोड़ा टॉपिक के अंदर घुसते हैं। जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है मंडियों के ऊपर। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, ये सरकार के द्वारा सेटअप करी जाती हैं। स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार ये मिलकर इसको सेटअप करती हैं। स्टेट सरकार के अंदर ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि इनको वहाँ से पैसा मिलता है, फीस मिलती है,
जब वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है उससे उनको पैसा और फीस मिलती है। यहाँ पे इसको इसलिए सेटअप किया जाता है कि यहाँ पे ये एंश्योर कर सकें, ये सुनिश्चित कर सकें कि जो फार्मर्स हैं वो अपना जो सामान यहाँ पे लाकर बेचेंगे तो उनको वो फ्रीली उसको ट्रेड कर पाएंगे, कोई भी उनके पास उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। और सबसे पहली बात है कि सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सब काम रेगुलेटेड होता है, इसलिए हम इसको आम भाषा में अनाज मंडी या नॉर्मल मंडी भी बोलते हैं। इन एपीएमसीज के अंदर मिडलमैन होते हैं, सेलर यानी फार्मर, देन मिडलमैन, और उसके बाद होते हैं बायर्स। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, यहाँ पे मिडलमैन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। जो मिडलमैन क्या होते हैं, वो लाइसेंस्ड मिडलमैन होते हैं, उनको सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है मंडी के अंदर एक मिडलमैन का रोल अदा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो किसान है वो सिर्फ मंडी में ही बेचते हैं, वो बाहर भी बेचते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बेचा जा रहा है, मंडी के बाहर भी वो बेचते ही हैं। और अगर हम एक बहुत एस्टिमेट देके, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा नंबर है फार्मर्स का जो अभी मंडी के अंदर सामान बेचता है, बहुत बड़ा सेक्शन जो है फार्मर्स का वो मंडी के बाहर ही सामान बेचता है। क्यों? क्योंकि मंडियाँ बहुत दूर दूर तक है, तो मंडी तक वो सामान लेके जा ही नहीं पाते, तो वहाँ पे उनकी बाहर मंडी के बाहर प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कि एमएसपी क्या है। एमएसपी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक इंटरवेंशन है जो सरकार के द्वारा किया जाता है फार्मर्स को प्राइस में जो होने वाली जो फ्लक्चुएशन है उससे बचाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, सरकार के द्वारा जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है, कभी कभी प्राइस उससे, मार्केट प्राइस उससे भी नीचे हो जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है। तब क्या होता है, तब फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। तो सरकार क्या करती है, यहाँ पर एमएसपी अपना लगाती है। एमएसपी को हम बहुत ही आम भाषा में, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है क्लास 11 क्लास 12 में, तो आपको पता होगा कि इसको हम प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। और प्राइस फ्लोर हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर होता है, ज़्यादा होता है। तो सरकार ये देखती है कि जब मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है जिससे फार्मर्स को नुकसान होगा, तो सरकार इंटरफेयर करती है और एक लिमिट सेट कर देती है प्राइस फ्लोरिंग की। अब फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो प्राइस फ्लोर पे बिकेगा, ना कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो ज़्यादा प्राइस पे बिकेगा। तो सरकार ये कर देती है। तो ये क्या है, ये सरकार फार्मर्स की बहुत बड़ी हेल्प करती है ताकि उनको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, मतलब सस्ते दामों पे अपना सामान ना बेचना पड़े। बहुत ही सिंपल सी बात है, सरकार भी फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो एमएसपी पे ही खरीदती है ताकि वो बफर स्टॉक बना सके और भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी को एंश्योर कर सके। तो ये बेसिक दो चीज़ें हैं कि एपीएमसी यानी मंडीज क्या होती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिनके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी फार्मर का इंटरव्यू सुनेंगे प्रोटेस्ट करने वाले, तो वो पहली बात यही बोल रहे हैं कि ये मंडी खत्म कर देंगे, ये कानून मंडी खत्म करेंगे, ये कानून एमएसपी खत्म करेंगे। वहीं सरकार ये बोल रही है कि ये कानून ना ही मंडी खत्म करेंगे ना ही एमएसपी खत्म करेंगे। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि एपीएमसी क्या है और मंडी क्या है। बात करते हैं कि इन एक्ट्स के अंदर क्या है। सबसे पहली बात, ये जो एक्ट्स हैं, मैं तीनों एक्ट्स को अलग अलग नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोटा मोटा सब कुछ बताता हूँ। ये जो तीनों एक्ट, इनमें पहला एक्ट ये बोलता है कि आप अपने सामान को, अपने एक फार्मर अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकता है पूरे भारत में। इंटर स्टेट भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, इंट्रा स्टेट भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, स्टेट के अंदर भी स्टेट के बाहर भी, हर जगह ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये तो पहले भी था, इसमें तो कोई नया चीज़ है नहीं। भारत का एक फार्मर इससे पहले भी, 1 साल पहले भी, कहीं भी अपना सामान बेच सकता था। अब इसके अंदर, इन एक्ट्स के अंदर एक नया सिस्टम आया है जिसके अंदर अब जो फार्मर्स हैं वो अपना सामान डायरेक्टली इंडिविजुअल बायर्स को भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी। जी हाँ, मंडी के बाहर भी अब फार्मर्स अपना सामान डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, सॉरी, जो बड़े बड़े बायर्स हैं उनको बेच सकते हैं। तो ये तो पहले भी था, लेकिन अब इसको एक बहुत बड़े स्केल पे लागू कर दिया गया है। अब वो इंस्टीट्यूशनल बायर के पास कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं होना चाहिए फार्म प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, ऐसी कोई मैंडेटरी अब यहाँ पर कंपल्जन नहीं रहेगी। साथ में एपीएमसी के अंदर जब आप लोग ट्रेड करते हैं तब आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है सरकार को, स्टेट सरकार को, तो स्टेट सरकार की उससे इनकम भी होती है। लेकिन अगर आप पहले क्या करेंगे, आप आउटसाइड अब सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सॉरी, एपीएमसी यानी मंडी के बाहर भी आप खरीद सकते हैं। सरकार ने ये भी इस कानून के अंदर बोल दिया है कि प्राइवेट सेक्टर को चॉइस है, या तो वो एपीएमसी के अंदर जाके सामान खरीदे या एपीएमसी के बाहर खरीद ले। एपीएमसी के बाहर खरीदेगा तो कोई भी फीस लिवाई नहीं करनी पड़ेगी, पहले देनी पड़ती थी एपीएमसी के बाहर, अब वो नहीं देनी पड़ेगी। साथ में गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एपीएमसी के बाहर आप अब सामान खरीद सकते हैं और पहले से बहुत ज़्यादा खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब खरीदने पे भी कोई लिमिट नहीं है। पहले खरीदने पे लिमिट हुआ करती थी ताकि लोग स्टॉकिंग ना करें, होर्डिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। सरकार ने ये भी लिमिट अब हटा दी है।
साथ में बात करते हैं जो दूसरा एक्ट है, वो बात करता है प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, सीधे सीधे शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर फार्मर्स को एक चांस दिया जा रहा है कि वो बड़े बड़े प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके बाद क्या करें, फार्मिंग करें एक प्री डिटरमाइंड रेट पर, ताकि बाई चांस फ्यूचर में कभी रेट कम होता है तो उन्होंने तो पहले ही ज़्यादा रेट पे अपने ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सरकार का यहाँ पर मानना ये है कि उनको प्राइस एश्योरेंस दिया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी चीज़ तो इतने में बिक गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको तो पैसा मिलेगा, आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, सरकार ने मार्केटिंग एरिया बढ़ा दिया ना, आप अपने स्टेट में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं, आप मंडी के अंदर नहीं मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, आपको अब कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो बायर्स जो है बहुत आसानी से सामान खरीदेंगे, ज़्यादा बिजनेस होगा। ऑन पेपर ये एक्ट्स बिल्कुल गलत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। ऑन पेपर ये बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, सबको बहुत ही सुहाने दिखते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। साथ में इसके अंदर ये कहा गया कि बाय चांस किसी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ोन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अमेज़ोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेज़ोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके पास लीगल असिस्टेंस भी बहुत बड़ा होगा, आपके पास वो लीगल असिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ऐसे ही फार्मर्स, जो भारत के अंदर 86% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स के पास कहाँ से कोई लॉयर, कहाँ से कोई लीगल असिस्टेंस होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास तो ज़रूर होगी। तो वो क्या करेंगी, हो सकता है वो इनका कुछ नुकसान करें, कुछ गलत करें, या हो सकता है कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, वो डिस्प्यूट सॉल्व करने की जो पावर दी गई है वो एसडीएम को दी गई है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। वो एक 3 टियर मैकेनिज्म सेटअप करेगा जिसके थ्रू वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आती है कि एक वो अगर एक अमीर कंपनी है, एक बड़ा कॉरपोरेट फर्म है, तो उसकी सरकार के अंदर तो जान पहचान होती ही है। और आपको पता है कि भारत के अंदर सरकारी काम किस तरीके से होते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पावरफुल जो है वो सरकार के हर काम को अफेक्ट करता है। साथ में गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी क्या करा है, अमेंड किया है, जिसके अंदर पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पोटैटो, ऑनियन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब एसेंशियल कमोडिटी का स्टेटस नहीं दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया है। और ये कहा गया है कि अब आप इनको कितना भी ज़्यादा खरीद सकते हैं, कितना भी अपने पास लेके रख सकते हैं। और सरकार का मानना ये है, मुझे पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, सरकार का मानना यह है कि ऐसा करने से इन चीज़ों की ट्रेड बढ़ेगी, फार्मर इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लोग इनको ज़्यादा खरीदेंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है आपको हम आगे चल के वीडियो में बताएंगे। जो स्टॉक लिमिट्स हैं इन आइटम्स के ऊपर से हटा दी गई हैं, लेकिन कब ये स्टॉक लिमिट्स लगाई जाएंगी, ये स्टॉक लिमिट्स तब लगाई जाएंगी जब या तो कंट्री के अंदर वॉर की सिचुएशन हो, या कंट्री के अंदर कोई आपदा डिजास्टर की सिचुएशन हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा इनका प्राइस बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा। अब वो बहुत ही ज़्यादा की जो लिमिट है ना, वो सेटअप नहीं करी गई है। सरकार ने लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, कितना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सरकार ने ये डिसाइड नहीं किया है। वहीं अगर हम बात करें, जो सरकार ने आपको ये कहा है कि यहाँ पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में कोई भी बैरियर नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जो ट्रेड एरिया की जो बात सरकार ने करी है ना, उस ट्रेड एरिया को सरकार ने डिफाइन नहीं किया। तो दिक्कत यहाँ पर फार्मर्स की यही है, आप लोग फार्मर्स को समझ नहीं पा रहे। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि लोग फार्मर्स को ही उल्टा बोल रहे हैं कि ये एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, उनको पैसे दे के प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली वो नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली किया जाएगा। उन्होंने ये कभी भी किसी ने कहा कि उन्होंने ख़त्म कर दिए, ये ख़त्म कर देंगे। अभी कैसे ख़त्म कर देंगे, चलिए आगे चल के बारे में इसके पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि सरकार का विजन क्या है, सरकार ने इसकी क्या क्या एडवांटेजेस बताई हैं नेक्स्ट की। फार्मर्स को ये कहा गया कि उनको फ्री मार्केट ट्रेडिंग की बात करी जाएगी। फ्री मार्केट ट्रेडिंग मतलब नो रेगुलेशंस, डिमांड फोर्सेज एंड सप्लाई फोर्सेज। ये जो मार्केट फोर्सेज है ये हमेशा बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के ही हक में काम करती हैं, उनके प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं। फार्मर्स को इससे हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो। दूसरा उन्होंने कहा है सरकार ने कि जब मार्केट का एरिया बढ़ जाएगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ का निकल गया, आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। प्राइवेट जो बायर्स हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन झेलेंगे, ज़्यादा प्राइस पे करना चाहेंगे, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। साथ में उन्होंने कहा कि आप एपीएमसी के बाहर बेचेंगे तो प्राइवेट सेक्टर आपसे डीलिंग करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देगा, साथ साथ में स्टोरेज की फैसिलिटी देगा। उन्होंने ये भी कहा, साथ में कहा कि जो मिडलमैन नाम का जो एक बहुत बड़ा पत्थर आपके बीच में था, जो आपको इनकम खा जाता था एपीएमसी के अंदर, वो बाहर हो जाएगा। ये भी कहा गया सरकार के द्वारा। सरकार ने कहा कि अब बिना लाइसेंस के, बिना स्टॉक लिमिट के ट्रेड होगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ट्रेड करने आएंगे फार्मर्स के साथ,
तो कंपटीशन बढ़ेगा और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा। फिर से वही बात सरकार ने बोली। सरकार ने कहा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए ग्रामीण हाट जो है दोबारा से एक नए तरीके से सेटअप किए जाएंगे, जिसमें वो अपना सामान बेच सकते हैं। एपीएमसी के अंदर जो डिफिकल्टी थी ट्रेडिंग करने में, उसको सरकार हटा रही है। ये करने से सरकार उस डिफिकल्टी को हटा रही है ग्रामीण हाट लगाने से। ग्रामीण हाट एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एक मंडी का एक छोटा सा फॉर्म है जो हर गांव में सेटअप किया जाएगा। सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है जो लगभग हर गांव के अंदर सेटअप किया जाएगा, और जहाँ पे फार्मर्स अपना सामान डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकते हैं। साथ में वही बेटर और एनहेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ट्रेडिंग का और ई ट्रेडिंग का। जी हाँ, जो फिजिकल ट्रेडिंग है उसमें भी एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में ई ट्रेडिंग यानी इंटरनेट में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है उसका भी एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर फार्मर्स को प्रोवाइड कराएगा, और सरकार भी उसमें हेल्प करेगी। तो ये सरकार का इसमें विजन है अभी। लेकिन अब मेन बात आती है इस वीडियो की मेन, जो इतना सारा हमने ये पढ़ लिया इसके बारे में, हमने सुना कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, लेकिन कुछ फैक्ट्स के साथ। सबसे पहला कि फार्मर्स ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये उनकी लाइवलीहुड्स को अवे कर देगा, ले जाएगा, ख़त्म कर देगा। आपने सुना होगा कि ये हमारी आजीविका ख़त्म कर देगा, ये हमें मार देगा। क्यों? क्योंकि ये इसलिए कहा गया कि उन्हें लग रहा है कि जो एपीएमसीज है या आम भाषा में जो मंडी हैं, जो पर्पस उनको सर्व करने के लिए बनाया गया था 1955 में, उसको वो सर्व नहीं करेंगे। उनका कोई भी मतलब यहाँ पर अब नहीं रह जाएगा। जब जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप एक किसान से सामान खरीदते हैं, आप खुद बताइए, आप अपनी मोरल पुलिसिंग को ना साइड रखिएगा, अपनी मोरल वैल्यूज़ को साइड रखिएगा और सिर्फ बिजनेस के साथ सोचिएगा। आप सेम प्रोडक्ट के लिए मंडी के अंदर फीस पे करना चाहेंगे या मंडी के बाहर उसको बिना फीस पे करे खरीदेंगे? जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग मंडी के बाहर ही उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी, कॉस्ट कम पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, मंडी यहाँ पर डायरेक्टली ख़त्म नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपल्शन है ही नहीं कि आपको इतना सामान तो मंडी से खरीदना ही खरीदना है। आप कुछ भी सामान मत खरीदिए मंडी से, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि एमएसपी भी खत्म हो जाएगा जब प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ही शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी बाहर, तो एपीएमसी का कोई रेगुलेशन बचेगा ही नहीं, सब कुछ तो बाहर ही खरीदा जा रहा है। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, सरकार भी खरीदना बंद कर देगी, हो सकता है एमएसपी भी खत्म हो जाए। और अगर हम सच में बात करें तो एमएसपी भारत के अंदर 22 से लेकर 24 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एमएसपी भारत में 22 से लेकर 24 क्रॉप्स तक के लिए प्रोक्योर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। लेकिन सिर्फ 2 या 3 क्रॉप्स के ऊपर ही एमएसपी को सरकार पे करती है। बहुत सारे फार्मर्स तो ऐसे होंगे आपके आसपास भी जिनको पता ही नहीं होगा कि जो क्रॉप वो उगा रहे हैं उसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर होता है या नहीं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक कन्वे नहीं करी जाती है। अब आप लोग कहेंगे सरकार तो इन्फॉर्मेशन देती है, सरकार इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन हमारे फार्मर्स उतने पढ़े लिखे नहीं है, मेजोरिटी फार्मर्स पढ़ी लिखी नहीं है, स्मॉल फार्मर्स है। तो वहाँ तक तो सरकार को कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा ना पहुँचाने के लिए। सरकार इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करती है। फार्मर्स को ये भी लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स आएंगे उनके पास बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, वो कार्टेल बना सकते हैं। कार्टेलाइजेशन, कार्टेल्स क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने देखी है इकोनॉमिक्स, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। कार्टेल्स होते हैं जब कुछ बिग सेलर्स अपने आप को आपस में जोड़ लेते हैं, अपनी प्राइस पॉलिसी को, अपनी आउटपुट पॉलिसी को बिल्कुल सेम कर लेते हैं ताकि एक मोनोपोली स्ट्रक्चर बन जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सेलर्स क्या करेंगे, फार्मर्स कहेंगे भाई इस फार्मर से खरीदना ही नहीं है, ठीक है ना, ये फार्मर से खरीदो ही मत, या इस गांव के फार्मर से खरीदो ही मत। अब वो गांव के फार्मर का जब सामान बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे, वो प्राइस कम करेंगे और सस्ते प्राइस पे फिर वो उसको उठा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे फार्मर्स को ये दिक्कत है कि एमएसपी तो खत्म हो जाएगा, जो अश्योरेंस मिलती है वो खत्म हो जाएगी। एक अश्योरेंस खत्म करके दूसरी जो एक तरीके से झूठी अश्योरेंस यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है वो फार्मर्स का नुकसान ही करेगी। फार्मर्स का यहाँ पर ये कहना है। साथ में फार्मर्स ये भी कह रहे हैं कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होगी। जो बिग फर्म्स आएंगी, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बायर्स आएंगे, वो कार्टल्स फॉर्म करेंगे, वो प्राइस क्रैश करवा देंगे, वो सब कुछ सामान खरीद के अपने पास रख लेंगे। प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब वो अपना फ़ायदा कमाएंगे, या फिर वो उल्टा कर सकते हैं, प्राइस क्रैश करवा सकते हैं, वो सामान खरीदेंगे ही नहीं, वो कह देंगे हम खरीद ही नहीं रहे। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स को अब एपीएमसी में तो कोई जा नहीं रहा खरीदने, तो फार्मर वहाँ बेच के क्या करेगा, वहाँ लेके क्यों जाएगा, मार्केट के बाहर ही रहेगा, एपीएमसी के बाहर ही रहेगा, वहाँ पे सामान कोई खरीद नहीं रहा,
क्योंकि वो कह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि हम सामान ना खरीदें, हम यहाँ पर इनकी डिमांड ही ना करें, जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी इनके पास तो ये अपने आप प्राइस क्रैश होगा, उन्हें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी और ऐसा होगा। फार्मर्स को लग रहा है कि कोई भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं डिसाइड किया गया कि मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होगा। सरकार को, अगर एक सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि मार्केट में प्राइस क्या रहेगा। साथ में फार्मर्स जो है भारत के अंदर 86% फार्मर्स जो है वो 2.5 हेक्टेयर का लैंड से भी कम ओन करते हैं, मतलब वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अंदर आते हैं। वो तो यहाँ पर इन बड़ी बड़ी कंपनीज के आगे बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज के अंदर है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज, मैंने पहले ही बताया, इन कंपनीज के पास लीगल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। ये बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे और कोई भी फार्मर उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो उनका नुकसान है, वो एक सीरियस डिसएडवांटेज के ऊपर यहाँ पर है। साथ में एसेंशियल कमोडिटीज़ का डीरेगुलेशन कर दिया गया है। अब आप कितना भी होल्ड करिए, कितना भी अपने पास रखिए, कितना भी खरीदिए, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। और अब ये बात करें, सिर्फ 6% फार्मर्स ही हैं भारत के अंदर जो एपीएमसी के अंदर बिल्कुल सही तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत मोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन और भी लोग करते हैं एपीएमसी के अंदर, लेकिन 6% फार्मर ऐसे हैं जो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सामान वहाँ पर बेचते हैं। मिडलमैन की बात करी सरकार ने कि मिडलमैन हट जाएंगे, मिडलमैन हट ही नहीं सकते, क्योंकि मिडलमैन्स ने अपने कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा बना लिए हैं कि जब एक प्राइवेट फर्म जो भी मंडी से सामान खरीदेती मिडलमैन के थ्रू, अगर वो मार्केट के बाहर भी जाएगी खरीदने तो वो खुद फार्मर से बात नहीं करेगी, वो मिडलमैन के थ्रू ही बात करेगी। तो मिडलमैन अपनी कुर्सी एपीएमसी से उठाएंगे, अपना टाट टपीरा वहाँ से उठाएंगे और कहाँ बिठा लेंगे? बाहर की प्राइवेट मार्केट, जो प्राइवेट मंडी नहीं बन जाएगी, उसमें बिठा लेंगे। तो उनका तो कोई नुकसान है नहीं, सिंपल सी बात है। मिडलमैन की जॉब कहीं नहीं जाने वाली, मिडलमैन तो बल्कि फ़ायदे में खेलेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं साथ में और क्या बात हुई है कि एमएसपी और एपीएमसी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एपीएम, सरकार कह रही है कि एपीएमसी रहेंगे, एमएसपी रहेगा, बिल्कुल रहेंगे। डायरेक्ट अटैक नहीं है उनके ऊपर, इनडायरेक्ट अटैक है। आप लोग समझिए इस बात को। फार्मर्स अगर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो उस काम को करते हैं, उन्हें एक्चुअल में असलियत पता है। आप और हम अपने घर पे बैठ के हम एक ऐसा चैनल देख रहे हैं मीडिया का जो हमें सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज चाहिए, आप अपने जाइए, आसपास के गांव में जाइए जहाँ पे लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सारे फार्मर्स करें, हो सकता है कुछ फार्मर सपोर्ट में भी हो, उनसे भी बात करिए, जो प्रोटेस्ट में, उनसे बात करिए, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट बायर्स के हैं, वो एपीएमसी के बाहर अब सामान खरीदेंगे तो वो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की फीस नहीं देनी है। तो सरकार जो है, स्टेट सरकार है जो इस फीस को कलेक्ट करती है, उसका भी नुकसान होगा। सारे फार्मर्स एपीएमसी के बाहर ही खरीदना चाहेंगे, सारे बायर्स सॉरी, तो फार्मर्स को भी बेचारों को एपीएमसी के बाहर ही बेचना पड़ेगा। फार्मर्स क्या सोच रहे हैं? फार्मर्स ये सोच रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात सरकार के द्वारा की गई है वो कुछ टाइम तक बहुत अच्छी चलेगी। कुछ टाइम तक फार्मर्स की बात बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स, बिग फर्म सुनेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपना पैर एक बार सेटअप कर लेंगे मार्केट में, उसके बाद वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देंगे, जैसा अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने किया। जब वो शुरू शुरू में आए थे, आज से 7 से 8 साल पहले, तब वो फ्री डिलीवरी देते थे, लेकिन आज क्या है, आज बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है? ऑन द पॉइंट हम बात करते हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, कि प्राइवेट मंडी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, तो प्राइवेट जो मंडी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देगी, वो साथ में फीस भी ज़्यादा ही चार्ज करेगी ना। एपीएमसी के अंदर जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो बहुत सस्ती दी जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसके ऊपर भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये फैसिलिटीज़ आएंगी भी ज़्यादा प्राइस पे, तो फार्मर्स की पॉकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन भी यहाँ पर पड़ने वाला है। अब कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स लगा के बात करते हैं, जो हमने पहले भी लगाई है। सबसे पहली बात है कि एमएसपी और प्राइस फ्लोरिंग तो मीनिंगलेस हो ही जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ही शायद खरीदना भी कम करे, शायद की बात हो रही है, क्योंकि ये फार्मर्स के शब्द है कि हो सकता है सरकार भी एमएसपी बिल्कुल बंद ही कर दे। ये जो प्राइस फ्लोरिंग है, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार, जो सरप्लस प्रोड्यूस बचता है फार्मर्स का, जो कोई नहीं खरीदता, सरकार उसको खरीदती है। सरकार उसको खरीदने के बाद कहाँ बेचती है? एफसीआई के बफर स्टॉक्स में उसको डालती है, जिससे कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी एंश्योर होती है, और कभी भी किसी भी टाइम पे सरकार उनको राशन शॉप्स के द्वारा गरीब लोगों के अंदर वितरित करती है, बांटती है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। क्लास 9 और 10 के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। गवर्नमेंट को एपीएमसी को रेगुलेट करना चाहिए था, रिफॉर्म करना चाहिए था। एक रीसेंट डाटा के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि भारत के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, उसके हिसाब से हमें 42,000 एपीएमसीज और चाहिए। लेकिन भारत के अंदर क्या करा गया है? एपीएमसी को रेगुलेट नहीं करा जा रहा, रिफॉर्म नहीं करा जा रहा है।
प्राइवेटाइजेशन करी जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। भारत के अंदर जो भी कोई समस्या निकल के आ रही है, करंट सरकार उस समस्या से पल्ला झाड़ते हुए उसको प्राइवेटाइज कर दे रही है। हम बात करें रेलवे की मैनेजमेंट का, प्राइवेटाइज। सबसे पहले लाल किले की मैनेजमेंट या रेड फोर्ट की मैनेजमेंट आपने देखा होगा कि प्राइवेटाइज करी गई है। LIC, उसके बारे में भी बात चल रही है कि वो क्या करी जाएगी, वो भी प्राइवेटाइज करी जाएगी। महारत्न अभी तक बचे हुए हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये सारी कंपनीज जो बची हुई थी, इन सब के ऊपर भी प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट को लेके इनकी, फिर ये मैनेजमेंट धीरे धीरे कब उसकी ओनरशिप पे आ जाएगी ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। भारत सरकार ने ये जो मेथड है, ये जो 3 लॉज हैं, ये UK USA से अडॉप्ट किए हैं, जहां पर इन लॉज के बाद सुसाइड रेट फार्मर्स का ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये लॉज वहां पर अटर फेलियर रहे हैं, और भारत ये कैसे सोच सकता है कि जब ये इतनी बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज के अंदर जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी हैं, ये वहाँ पे फेल हुआ है, तो हमारी कंट्री जिसके यहाँ 86% पॉपुलेशन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की है, वहाँ पर ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये बात आपको सोचनी है। आप वो विजुअल्स देख रहे हैं कि डंडे पड़ रहे हैं फार्मर्स को, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पड़ रहे, वो एडिटेड है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सच उन्हें पता है कि उनके डंडे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे, ठंड में उनके ऊपर पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। इतनी हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग लोग, बुज़ुर्ग अंकल, सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सरदार जा रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह की जात के लोग, तरह तरह के कास्ट के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और वो सब अपनी कास्ट, अपनी जात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्मिंग कम्युनिटी को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के उस सेक्शन को जो जिस सेक्शन की वजह से भारत जिंदा रहता है, जिस सेक्शन की वजह से भारत खाना खाता है, भारत आगे बढ़ता है। तो ये बात आप लोग भी सोचिए कि एक्चुअली में हमारी सरकार किस तरफ जा रही है। क्या ये लॉज ज़रूरी हैं? हमने आपको अच्छी बातें ही बताई इस लॉ की, बुरी बातें भी बताई, और आपको डिसाइड करना है कि आप किसका साथ देंगे। एक पोस्ट अगर आप लोग करते हैं, इस वीडियो को एक बार शेयर करते हैं, तो हो सकता है कोई इसको देखे, वो अपनी बात किसी तक पहुंचाए, हो सकता है जागरूकता बढ़े और प्रोटेस्ट एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पर सरकार फार्मर से बात करके इन लॉज को शायद पीछे खींच ले। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को आप प्लीज़ थोड़ा शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा, बट पूरी देखें प्लीज़। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सेफ रहिए, घर में रहिए।